छोटे मंझले किसान अपने क्षेत्र में ये पॉली हाउस का प्रयोग करके और उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा करके वो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि हमारे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को तो सुनिश्चित करेंगे, उसके साथ साथ में उनकी आय सुरक्षा भी अपने आप से हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि आप खुले में खेती करते हैं इन सब चीज़ों की, टमाटर, बैंगन और ये जो शिमला मिर्च, इन सब का, तो इनका जो एक तरह से कहूँगा कि जो फसल का काल है वो छोटा हो जाता है जब हम बाहर ओपन में लगाते हैं, लेकिन अंदर लगाएंगे तो ये 8 से 9 महीने तक जो है ये फसल मिलती रहेगी। टमाटर और आलू और प्याज, इन सब का जो योगदान है वो करीब 75% योगदान इन 3 फसलों का है। किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अब धान, गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से हटकर जो औद्यानिक फसलें हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। फल सब्जियों की खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें, वो भी अब इन फसलों को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। तमाम योजनाएं आ रही हैं। आखिर किस तरह से इन फसलों के माध्यम से किसान जो है उनका जीवन बेहतर हो सकता है, उनकी आमदनी अच्छी हो सकती है, इसके बारे में आज हमें बताने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के करनाल के जो महाराणा प्रताप औद्यानिक विश्वविद्यालय है उसके कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसे इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के माध्यम से किसान का जीवन बदल सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अभी एक ऐसा समय आ गया है और जिसमें भारत सरकार ने भी अपना एक तरह से ये कहूँगा कि एक अभियान ये चलाया है कि हम किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं। इसी प्रकार से एक और बात आती है जिसमें हम ये कहते हैं कि अभी हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स, उच्च मूल्यवान फसलों को जो है समावेश करना होगा और किसान उच्च मूल्यवान फसलों को अपनाए जिनमें कि आमदनी मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जैसे कि बागवानी फसलें। तो बागवानी फसलों में भी आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, चाहे फलों की खेती है, चाहे फूलों की खेती है, सब्जियों की खेती की बात करें, स्पाइसेस जो मसाले हैं, साथ में जो औषधीय और सुगंधीय पौधे हैं, मशरूम की खेती, साथ में आप बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन है। तो ये सभी विषय बागवानी के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी का मैं ये कहता हूँ कि एक अपने आप में एक इतना योगदान है और इनमें क्षमता है जिससे कि किसान इनको अपना करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। इसमें बहुत सारे विकल्प भी हैं। आप जैसे देखते हैं कि हमारे 86% से ज़्यादा जो किसान हैं वो छोटे और मंझले किसान हैं। उनके पास ज़मीन का साइज़ जो है वो छोटा है। तो छोटे ज़मीन के साइज़ से ज़्यादा आमदनी कैसे लेना है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम पॉली हाउस में अंदर खड़े हैं, तो पॉली हाउस एक बड़ा अच्छा विकल्प है और छोटे मंझले किसान अपने क्षेत्र में ये पॉली हाउस का प्रयोग करके और उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा करके वो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि हमारे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को तो सुनिश्चित करेंगे, उसके साथ साथ में उनकी आय सुरक्षा भी अपने आप से हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि आप खुले में खेती करते हैं इन सब चीज़ों की, टमाटर, बैंगन और ये जो शिमला मिर्च, इन सब का, तो इनका जो एक तरह से कहूँगा कि जो फसल का काल है वो छोटा हो जाता है जब हम बाहर ओपन में लगाते हैं, लेकिन अंदर लगाएंगे तो ये 8 से 9 महीने तक जो है ये फसल मिलती रहेगी, निरंतर उपज मिलेगी। और इसमें वर्टिकल स्पेस, जो ऊपर का हमारा खुला क्षेत्र है, उसको प्रयोग करते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की संख्या का समावेश करते हैं। और जब अधिक पौधों की संख्या उसमें हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो है हमें पर पौधा जो है एक तरह से कहूँगा कि उसमें उपज अधिक मिलेगी तो आमदनी भी अपने आप ही बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनको अपना सकते हैं, चाहे वो मसाले हैं, मसालों की खेती करना, चाहे औषधीय पौधे हैं, उन औषधीय पौधों को भी बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनको हम पॉली हाउस में इनकी खेती कर सकते हैं। बाहर भी लगाते हैं, अंदर भी लगाते हैं, चाहे आप सफ़ेद मूसली की बात करें, चाहे अश्वगंधा की बात करें और गिलोय की बात करें, तुलसी है, इस तरह से बहुत सारी आपको जो है फसलें मिलेंगी। फिर आप मसालों की बात करेंगे तो सौंफ, मेथी, धनिया, अजवाइन, कलौंजी, ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम अपने हरियाणा राज्य की जलवायु में बड़ी सफलतापूर्वक इनको उगा सकते हैं। फूलों की खेती भी जो है हम पॉली हाउस में निश्चित रूप से कर सकते हैं और किसान हमारे यहाँ हरियाणा राज्य में बड़ी सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमारा करीब पूरे राज्य का बहुत सारा हिस्सा एनसीआर रीजन में आता है। तो एनसीआर में जो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में फूलों की बहुत बड़ी मांग है और हमारा राज्य
उसको पूरा भी कर रहा है, लेकिन मांग इतनी अधिक है कि हम और भी अधिक उत्पादन करें तो हमारा किसान के लिए मैं यही कहूँगा कि एक प्रकार की विन विन सिचुएशन हमेशा से रहेगी, लेकिन वो एक योजनाबद्ध तरीके से चले और एक प्लानिंग के साथ चले तो उसको ज़रूर जो है लाभ मिलेगा। सर काफ़ी महत्वपूर्ण आपने इसमें चीज़ें बताई हैं किसान भाइयों के लिए, लेकिन सर एक चीज़ और कि जहाँ ये फसलें हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं वो एक अच्छा मुनाफा देती है, कभी-कभी बड़े झटके भी देती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम टमाटर का। कभी ऐसा होता है कि किसान के पास से टमाटर 1-2 रुपए किलो भी जाता है, उसकी लागत नहीं छूटती, और कभी यही टमाटर जो है वो 150-200 रुपए किलो भी आता है। हमारी जितनी भी फसलें हैं ये सभी जलवायु आधारित है और मौसम के है, मौसम के ऊपर निर्भर है। और कभी हमारा मौसम जो है अगर प्रतिकूल हो गया, कहीं पता लगा कि हमारी ज़्यादा बारिश हो गई तो सब्जियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि किसान जो है इस तरह की चीज़ों को भी अपनाए जिसमें साथ साथ में मूल्य संवर्धित उत्पाद भी जो आप बना सके और इंडस्ट्री के साथ भी जो है वो लिंक कर सके। चाहे आप जैसे हम लोग टमाटर की बात कर रहे थे तो टमाटर की ऐसी किस्में भी हैं जो प्रोसेसिंग के लिए जो है सही मानी जाती हैं, जिसमें केचप, प्यूरी ये सब बनाई जा सकती है। तो उस तरह का इंडस्ट्री के साथ संपर्क हो। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको इसकी बात मूल्य संवर्धन की बात बताई, उसके साथ साथ जो बात आ जाती है कि हम मार्केटिंग का जो चैनल है उसको समुचित रूप से प्रयोग करें। जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो एक सिस्टम भारत सरकार ने शुरू किया है, वो अपनी जानकारी उसमें भरें, बताएं कि मेरे पास टमाटर इतना उपलब्ध है और मैं इस रेट पर बेचना चाहूँगा। तो वो एक प्रकार से अपना मूल्य निर्धारण भी स्वयं कर सकता है और पूरे देश में उसको ये भी पता लग जाएगा किस जगह जो है रेट अच्छे मिल रहे हैं, वो अपने उस तरह से उसको जो उत्पाद है उसको जो है बेच सकता है। एक केंद्र सरकार की योजना बड़ी प्रचलित टॉप्स, जिसको ध्यान में रखा गया, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इसको लेकर उसका असर आप किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र पर? अब आप देखिए कि हमारे देश में टोटल जो बागवानी फसलें हैं करीब करीब 355 मिलियन टन का उत्पादन होता है पूरे देश में। और इस 355 मिलियन टन में मैं फलों को निकाल दूं तो करीब करीब 112 मिलियन टन है। फिर उसके बाद सब्जी है तो सब्जियां करीब करीब 200 मिलियन टन से ऊपर का उत्पादन जो है हमारा होना शुरू हो गया है। और उन 200 मिलियन टन में ये 3 फसलें हैं, टमाटर और आलू और प्याज। इन सबका जो योगदान है वो करीब करीब 75% योगदान इन 3 फसलों का है। सर एक चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो आंकड़े अभी दिए, हमारे यहाँ उत्पादन कितना है फल का, सब्जी का, हम आत्मनिर्भर तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कई बार आयात करना पड़ता है। एक बात आती है इसके पीछे कि जो ये फसलें हैं वो बहुत लंबी, इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है, बहुत सी खराब हो जाती हैं इतने उत्पादन के बाद भी। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? कैसे इस स्थिति से कैसे बचे? क्या कोल्ड चेन की कमी लगती है? जो भी आपको वजह लगे। नहीं, देखिए मैंने जैसे आपको बताया, हर देश की अपनी एक कृषि जलवायु है और हम इस तरह से मैं ये कहूँगा कि एक तरह से ब्लेस्ड कंट्री है जिसमें हमारे पास तीनों तरह की जलवायु है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो अलग अलग तरह के अगर आप फलों की बात करें, क्योंकि हम लोग सब्जियों के लिए आत्मनिर्भर हैं, हम सब्जियां बिल्कुल बाहर से नहीं मंगाते, बल्कि हम सब्जियों को दूसरे देशों में भेजते हैं। लेकिन फल कुछ है, करीब करीब 4 से लेके 6 लाख टन फल हमें कई बार जो है दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कमी है, लेकिन जैसे हमारे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो पेइंग कैपेसिटी बढ़ने के बाद से वो नोवेलिटी फ्रूट्स, नए तरह के फलों की जो है मांग बढ़ी है। और साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमें अपने जो हमारे फल हैं, जिनको हम कहते हैं इंडिजिनस फ्रूट्स, हमारे अपने अंडर एक्सप्लॉइटेड फ्रूट्स, उनकी जो जितने भी पौष्टिक गुण हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे जामुन, कहते भाई जामुन, हमारे यहाँ का जामुन बेस्ट है और उस जामुन से जो है यही कहेंगे कि एंटी डायबिटिक, जो एक तरह से कहूँगा कि वो शुगर को कम करता है, तो उस गुण को जो है हम लोग हाईलाइट करें। हमारी ये किस्म है, इसमें ये वाला गुण मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से बेल की बात करें तो कहते हैं दिल के लिए अच्छा है, उसके बहुत सारे शरबत बनते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो आंवला की बात करते हैं, विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। तो अलग अलग फसल में अपने अलग अलग गुण हैं, उनको ब्रांडिंग के दृष्टि से हम लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम ये हाईलाइट करें कि भैया ये हमारे फल जिसको मेरे किसान ने उगाया है उसमें ये अद्भुत गुण है, उस गुण का फ़ायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और उसको अपनाने की ज़रूरत है। कोल्ड चेन को लेकर कुछ कहेंगे आपकी, उस पर अभी किस तरह का काम करने की ज़रूरत आपको लगती है? ये जितनी भी फसलें हम देख रहे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये ताज़े फल हैं,
ताज़ी सब्जियां हैं। तो ये पेरिशेबल कमोडिटी, मतलब ये जल्दी से जल्दी इनका क्षरण हो जाता है। इनका जो मैं ये कहूँगा कि जो भंडारण है वो बड़े कम समय के लिए, उनका एक निश्चित भंडारण है। कोई जो है 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और प्रयास कर लिए तो 15 दिन, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो एक तो कोल्ड चेन की हमारे यहाँ ज़रूरत है। अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मैं कहूँगा कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब है जैसे हमारा उत्पाद प्रोड्यूस हुआ हमारे खेत से, तो वहाँ से लेकर के उसको प्री कूलिंग करें, ग्रोथ उसमें प्री कूलिंग चैम्बर में लेकर के जाएं, जिससे कि उसकी जो फील्ड की हीट है उसको कम करें, जिससे कि उसका क्षरण कम हो। और भारत सरकार इसके लिए अलग से योजना चलाई है और हरियाणा सरकार तो उसको सब्सिडी को टॉपअप कर रही है। टॉपअप करके जो कोई कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन लगाना चाहे तो उसको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जो है और एक कृषि संपदा जो कार्यक्रम है, इन दोनों के तहत जो है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन को जो है प्रमोट किया जाता है। तो उसका लाभ जो है किसान ले सकते हैं, इंडस्ट्री भी ले सकती है, तो वो सबके लिए विकल्प खुले हैं। जो हमारे यहाँ देखिए ज़्यादातर छोटे किसान हैं या मध्यम जो किसान हैं, आपने शुरू में जो पॉली हाउस की बात की थी, जो पॉली हाउस पे खर्च नहीं कर सकते क्योंकि अनुदान बाद में आता है, फिर भी एक अच्छी लागत भी लगती है, उनके लिए वैकल्पिक आप कुछ व्यवस्था बताएंगे, वो लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, पहली तो एक वैकल्पिक व्यवस्था मैं ये कहूँगा कि पॉली हाउस में भी अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं। उसमें आपने देखा होगा कि पॉली हाउस, और पॉली हाउस में आपने देखा होगा कि लोहे की संरचना से बने हुए हैं, कुछ जो बांस की संरचना से बने हुए हैं। तो बांस वाले वो बड़े सस्ते होते हैं, तो बांस वाले भी ले सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है शेड नेट। शेड नेट के भी आपने देखा होगा कि हरे रंग के शेड नेट लगे होते हैं, जो नेट हाउस, नेट हाउस की तरह से कहते हैं, नेट हाउस। और साथ में फिर पॉलीटनल है, सर्दियों के मौसम में पॉलीटनल को बहुत सारी लो टनल पे काम किया जाता है, पॉलीटनल, इस तरह की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। फिर साथ में खेत के अंदर आप देखेंगे कि जो क्यारियाँ बनाई हैं उनको भी ढक के रखते हैं, और लो टनल में जो है उस तरह से सर्दी से बचा करके हम लोग अधिक आमदनी जो है ले सकते हैं, उत्पादन अधिक ले सकते हैं। और किसान को ये भी देखना है कि अपना जो बिजाई का समय है वो कैसे उसको एडजस्ट करे कि उसका जो उत्पाद है वो निकल करके ऑफ सीज़न में आए, ऑफ सीज़न में उसको दाम भी अच्छे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े विस्तार से एक एक सवाल का जवाब दिया, किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आज आपने जाना यहाँ पर कि किस तरह से जो किसान है वो इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के माध्यम से एक अच्छी आमदनी अपनी कर सकते हैं, किस तरह के विकल्प हैं, अगर ज़मीन कम है तो उन्हें किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, वो कौन सी फसलें हैं जिनका रुख करना चाहिए। दूसरी तरफ जो बात होती है मौजूदा व्यवस्थाओं की, उनमें किस तरह से अभी और काम करने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी यहाँ पर आज डॉक्टर मल्होत्रा ने काफ़ी विस्तार से चीज़ों को बताया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ट्रेनिंग लीजिए प्रॉपर, उसके बाद इस काम में आइए तो और बेहतर होगा आपके लिए। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।